अगर दुनिया के 5 सबसे अमीर लोगों की बात की जाए तो और कोई दिखे या ना दिखे, लेकिन बर्नार्ड आर्नोल्ट आपको हमेशा ही टॉप पर नजर आएंगे। इसका रीज़न है उनके ब्रांड लुई विटॉन्ग की ब्रांड वैल्यू और उसका ज़बरदस्त बिजनेस मॉडल। लेकिन आपको ये जान के हैरानी होगी कि लुई विटॉन्ग कभी बर्नार्ड आर्नोल्ट का था ही नहीं। ये तो इन्होंने धोखे से इसके फाउंडर से हासिल किया था और वक्त के साथ साथ इस ब्रांड के पुश्तैनी फाउंडर्स को बाहर करके खुद ही इसके मालिक बन बैठे। आज की इस वीडियो में लुई विटॉन्ग के ऊपर एक डिटेल केस स्टडी डिस्कस करेंगे और ये जानेंगे कि कैसे एक घर से भागे हुए 13 साल के बच्चे ने इस ब्रांड की शुरुआत की और उसे दुनिया का सबसे लग्जूरियस ब्रांड बनाया। साथ में ये भी जानेंगे कि किन गलतियों की वजह से इस बिजनेस के पुश्तैनी लोगों ने अपना सब कुछ गवा दिया और कैसे बर्नार्ड आर्नोल्ट इस पे कब्जा कर दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में शामिल हो गए। इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिल सके। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लुई विटॉन्ग ब्रांड का नाम इसके ही फाउंडर लुई विटॉन्ग के नाम के ऊपर है, जिसका जन्म 1821 में फ्रांस के एक छोटे से गांव एंके में हुआ था। लुई के पिता पेशे से किसान थे और इनकी मां हाउसवाइफ होने के साथ साथ हैट्स बनाकर बेचती थी। स्कूल घर से बहुत दूर होने की वजह से लुई विटॉन्ग ने कभी भी अपनी बेसिक स्कूलिंग एजुकेशन पूरी ही नहीं की और इनके माता पिता को भी यही लगता था कि पढ़ाई करने से अच्छा लुई भी अपने पिता की तरह खेती बाड़ी का काम करें। घर के आर्थिक हालात अच्छे ना होने की वजह से अक्सर इनके घर में खाने पीने की कमी रहती थी, जिसके चलते लुई की मां की तबीयत ज़्यादातर ख़राब रहने लगी और इसकी वजह से इसकी मां की बहुत जल्दी मौत भी हो गई। पत्नी की मौत के कुछ समय बाद लुई के पिता ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन लुई की स्टेप मॉम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट और गुस्से वाली थी और लुई से बहुत ज़्यादा नफरत करती थी और आए दिन लुई और उसकी स्टेप मॉम के बीच झगड़े होते रहते थे। घर के हालातों से तंग आकर एक दिन 13 साल के लुई ने घर छोड़ दिया और पेरिस में जाके रहने का फैसला किया। एंके से पेरिस का सफ़र काफ़ी लंबा था और इस सफ़र को तय करने के लिए लुई के पास ना तो पैसे थे और ना ही खाना। पेरिस के रास्ते में जो भी गांव पड़ता था, लुई वहां उन लोगों के कुछ बेसिक काम करके पैसों और खाने पीने का जुगाड़ कर लिया करता था और ऐसे करते करते लुई काफ़ी दिनों के मुश्किल सफ़र के बाद पेरिस पहुंच ही गया। पेरिस पहुंचते ही लुई ने मेटल, स्टोन, फैब्रिक, वुड के काम में अपना हाथ आजमाया और इन कामों की बारीकियों को सीखा। इसके साथ साथ लुई ने कस्टमाइज बॉक्सेस को बनाना भी सीखा, जो बाद में लुई विटॉन्ग ब्रांड को एस्टैब्लिश करने में बहुत मददगार साबित हुआ। बड़े बड़े बॉक्सेस की कस्टमाइजेशन के साथ साथ लुई ने और दूसरी चीज़ों जैसे कि ट्रैवलिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले लगेज बैग्स को भी कस्टमाइज़ करना शुरू कर दिया। लुई की ये बैग्स की कस्टमाइजेशन स्किल्स बहुत जल्द पेरिस के अमीर लोगों की नज़र में आ गई और बहुत सारे अमीर लोग लुई के क्लाइंट भी बन गए। लेकिन लुई की लाइफ में टर्निंग पॉइंट तब आया जब 1851 में फ्रांस की प्रिंसेस ने लुई के प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना शुरू किया। प्रिंसेस को लुई के प्रोडक्ट्स इतने ज़्यादा पसंद आए कि उसने लुई को अपने पर्सनल क्राफ्टमैन के तौर पर हायर कर लिया। कुछ साल क्राफ्टमैन का काम करने के बाद लुई ने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने की सोची और 33 साल की उम्र में शादी करने के बाद लुई ने अपनी सेविंग से खुद का बैग्स बनाने का बिजनेस स्टार्ट किया। उन दिनों लगेज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जिन बॉक्सेस और बैग्स का इस्तेमाल होता था वो बहुत बड़े और भारी हुआ करते थे और बारिश के दिनों में उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाना कभी कभी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बन जाता था। लुई ने इसी अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया और वाटरप्रूफ बॉक्सेस और बैग्स को बना डाला। देखते ही देखते लुई का बिजनेस रफ्तार पकड़ने लगा और लुई विटॉन्ग के बैग हर अमीर इंसान की पहचान बन गए और लुई विटॉन्ग के बैग्स की पॉपुलैरिटी को देखते हुए लुई को दुनिया भर से बैग्स और बॉक्सेस का ऑर्डर आने लगा। लेकिन लुई विटॉन्ग की ये सक्सेस ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाई। 1870 में फ्रांस और पर्शियन के बीच लड़ाई शुरू हो गई, जिसकी वजह से लुई को अपनी फैमिली के साथ अपना सब कुछ छोड़ के बाकी लोगों के साथ शेल्टर्स में रहना पड़ा। और लड़ाई ख़त्म होने के बाद लुई जब वापस पेरिस आया तो उसने देखा कि लड़ाई में उसका सब कुछ बर्बाद हो चुका था। लेकिन लुई ने हार नहीं मानी और अपनी सेविंग्स को यूज़ करते हुए दोबारा से अपने बिजनेस को एस्टैब्लिश किया और इस बार नए डिज़ाइंस के साथ अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया और देखते ही देखते दोबारा से लुई के प्रोडक्ट्स लोगों में दोबारा से फेमस होना शुरू हो गए और अगले 20 साल तक लुई ने अपने बिजनेस को पहले से भी ज़्यादा बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। लुई की मौत के बाद उसके बिजनेस को उसके बेटे जॉर्ज ने संभाला और बिजनेस संभालते ही जॉर्ज ने लुई विटॉन्ग के प्रोडक्ट्स को ग्लोबली एक्सपेंड करना शुरू कर दिया। इसका पहला ऑफिशियल स्टोर पेरिस के बाहर लंदन में खोला गया, लेकिन कुछ कंपटीटर्स ने लुई विटॉन्ग के प्रोडक्ट्स को कॉपी करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से इसकी लेगेसी पे खतरा मंडराने लगा। सिचुएशन देखते हुए जॉर्ज ने पहली बार लुई विटॉन्ग का होलोग्राम वाला लोगो इंट्रोड्यूस किया और अपने इस लोगो को अपने प्रोडक्ट्स में फैब्रिकेट करना शुरू कर दिया,
जिससे लुई विटॉन के प्रोडक्ट्स की ब्रांड इमेज और ज़्यादा बढ़ गई और इसे कॉपी करना कंपटीटर्स के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बन गया। लुई विटॉन के बैग्स एंड बॉक्सेस के साथ साथ उन दिनों एक और ब्रांड था जो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा था, जो लोगों को बहुत ही खूबसूरत हैंडी बैग्स बेचता था, और उस ब्रांड का नाम था कोको शैनेल। 1925 में कोको शैनेल की बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी को देखते हुए जॉर्ज ने भी हैंडी बैग्स के बिजनेस में एंट्री करने की सोची और एल्मा नाम की नई हैंडी बैग्स की सीरीज लॉन्च कर दी, जिसने कोको शैनेल को कड़ी टक्कर दी। 1936 में जॉर्ज की मौत के बाद जॉर्ज के बेटे गैस्टन ने लुई विटॉन की भागदौड़ संभाली। गैस्टन का बिजनेस संभालने के 3 साल बाद ही वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया और हिटलर ने फ्रांस को इन्वेड करके पूरी तरह से इसे अपने कंट्रोल में ले लिया था। वॉर जैसे क्रूशियल टाइम में अपने बिजनेस को चलाने के लिए गैस्टन के पास अब सिर्फ एक ही रास्ता था कि वो नाजी जर्मनी से हाथ मिला ले और उनके अकॉर्डिंग काम करे। जब फ्रांस की बाकी के बिजनेस फैमिलीज ने नाजिस के साथ काम ना करने का फैसला लिया, वहीं गैस्टन को मजबूरी में नाजिस के साथ काम करना पड़ा ताकि उसकी कंपनी चलती रहे। 1936 में जॉर्ज की मौत के बाद जॉर्ज के बेटे गैस्टन ने लुई विटॉन की भागदौड़ संभाली। गैस्टन का बिजनेस संभालने के 3 साल बाद ही वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया और हिटलर ने फ्रांस को इन्वेड करके पूरी तरह से इसे अपने कंट्रोल में ले लिया था। वॉर जैसे क्रूशियल टाइम में अपने बिजनेस को चलाने के लिए गैस्टन के पास अब सिर्फ एक ही रास्ता था कि वो नाजी जर्मनी से हाथ मिला ले और उनके अकॉर्डिंग काम करे। जब फ्रांस की बाकी के बिजनेस फैमिलीज ने नाजिस के साथ काम ना करने का फैसला लिया, वहीं गैस्टन को मजबूरी में नाजिस के साथ काम करना पड़ा ताकि उसकी कंपनी चलती रहे। तो ये थी कहानी लुई विटॉन के राइज से लेकर उसके फॉल की। आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा और बहुत कुछ नया जाना होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो बाकी के लोगों तक भी पहुंच सके, और ऐसे अमेजिंग अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।